बांग्लादेश हमारी चर्चा के केंद्र में यूं ही नहीं है। बांग्लादेश चर्चा के केंद्र में आने की बहुत सारी वजह हैं। भारत का पूर्वोत्तर का इलाका बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। भारत का वो इलाका बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है जिसको संवेदनशील भी कहा जाता रहा है पिछले कई दिनों से। साथ ही बांग्लादेश की तरफ से आ रहे जो बयान हैं वो इस आग में घी की तरह काम करते दिखे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस और उनके एडवाइजर भारत का मैप बदलने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश के पार्टी के लोग भारत के अलग अलग इलाकों को बांग्लादेश में, ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बीच लगातार कत्लेआम जारी रहता है। बांग्लादेश चुनाव की आहट देते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर वही सब कुछ हो रहा है जो आग में घी का काम कर रहा है। मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ब्लिट्स के एडिटर बांग्लादेश से मेरे साथ जुड़े हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी। शोएब भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है कर्नल टीपी त्यागी आपका भी जुड़ने के लिए। और मेरे साथ यूके देवनाथ सर, पहचान के मोहताज नहीं है। यूके देवनाथ सर बहुत बार अपनी खास टिप्पणियों के चलते किसी भी विषय पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। यूके देवनाथ सर, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद, खास तौर पर आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों की बातों को सुनने के लिए लोग बैठते भी हैं, समझते भी हैं और बातों को समझते हैं अपने टॉपिक के जरिए। लेकिन पहले सलाउद्दीन शोएब भाई, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद के साथ मैं सवाल पूछता हूं कि बांग्लादेश आखिर किस चीज की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है या फिर एक वायलेंस के ऐसे सिलसिले की तरफ जिसे पूरी तरीके से डिजाइन ऑर्केस्ट्रेटेड मोहम्मद यूनुस और उनकी रजीम की तरफ से किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, आपको और हमारे सम्मानित को पैनलिस्ट को हमारे तरफ से नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बांग्लादेश में आपने पूछा कि चुनाव की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। बांग्लादेश चुनाव की तरह नहीं जा रहे, बांग्लादेश बर्बादी की तरफ जा रहे। यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं की नरसंहार चल रहा है। जैसा आपने कह रहा था कि खोकन चंद्र दास से लेके अमृत मंडल, बाद में बजेंद्र पॉल एंड खोकन दास, ये जो एक के बाद एक हिंदू की नरसंहार कत्ल, इसमें साबित होता है कि ये एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ब्लूप्रिंट बांग्लादेश को हिंदू मुक्त पूर्व पाकिस्तान बनाने की। अभी देखिए, आज मैंने एक आर्टिकल लिखा पुलिस में आज ही कि ये बांग्लादेश में जो उस्मान हादी, जिहादी उस्मान हादी के कत्ल हुआ, उसके बाद बांग्लादेश की जो तानाशाही या खामखा भारत को दोषी साबित किया और भारत की राजदूत को बुला के ले जाके कहा है कि भारत के अंदर वो खूनी है, भागे गए। आज पता चला कि पूरे जो इल्जाम है उसको बनाया था अल जजीरा ने, डीप फेक वीडियो और डीप फेक तस्वीर बना के। तो बांग्लादेश ने भारत के ऊपर इतनी गंभीर आरोप दे दी, भारत के राजदूत को बुला के एक हफ्ते में 3 दफा, और अभी दिखाई दे रहा है कि अल जजीरा कतर की जो जिहादी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, उसने डीप फेक वीडियो, डीप फेक तस्वीरें देके बांग्लादेशी ये तानाशाह को मिसलीड किया या इसको हेल्प किया है। मैं तो कहूंगा कि ये अल जजीरा कही है या पाकिस्तानी ISI कही है या यूनुस के तानाशाही, ये सब मिले जुले एक साथ बर्बादी में लगे हुए बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। कि 71 के हमारी जो मुक्ति संग्राम हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान के साथ हमारे जो संग्राम चल रहे, और सारे ये अरब मुल्क कतर के साथ, सऊदी अरबिया, सब हमारे खिलाफ थे, बंगाली के खिलाफ। वो कह रहे थे कि ये जंग हिंदू के साथ मुसलमान की लड़ाई। हम बंगाली उस वक्त 7.5 करोड़ थे, उसके हिसाब से हम सब हिंदू हैं और पाकिस्तानी मुसलमान हैं। अभी बांग्लादेश जरूर एक बर्बादी की तरफ जा रहा है और बांग्लादेश को ऐसे कब्जा करके पाकिस्तान 71 की जो इसके जो डिफीट है, इसका बदला लेना चाहते हैं। राजीव भाई, मैं एक छोटा सा सवाल, इससे पहले कि मैं पहला ब्रेक लूं और बाकी लोगों से बात करूं, बहुत एक छोटा सा सवाल आपसे। ये
कुछ ही दिन बचे हैं इलेक्शन के लिए। ये जो बांग्लादेश से पिक्चर्स आ रही हैं, क्या जमात को, एनसीपी को एक एज लेने की कोशिश दिखाई देती है आपको इसमें, जिसमें शेख हसीना की अवामी लीग को तो बाहर ही कर दिया गया है? शोएब भाई देखिए, एनसीपी ये कोई पार्टी नहीं है, ये जमात का ही एक मिसकैरेज बेबी थे। एनसीपी के अंदर जितने लोग हैं सब जमाती है, तो ये मिसकैरेज बेबी वापस गई बाप के घर। इसमें बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है। जमात ही इस्लामी, राजीव भाई, मैंने आपको पहले भी बताया और शो में दूसरे टीवी चैनल पे कि जमात और इस्लामियों का वोट बैंक बांग्लादेश में है सिर्फ 7%, 60%। बीएनपी का है 40%, अवामी लीग का 40%। सो जिस पार्टी अवामी लीग की 40% वोट बैंक, उसको आप एक्सक्लूड करके एक चुनाव कर रहे हैं, और इसमें लेफ्टिस्ट पार्टी भी नहीं है, सेकुलरिस्ट पार्टी भी नहीं है, तो यूनुस चुनाव करेगा नहीं। चुनाव करने के कई मानसा भी यूनुस के है नहीं। और मैं बहुत डर में हुआ भी कि ये पाकिस्तानी आईएसआई ये बहुत ही खतरनाक एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसने बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया था। हमारे जो डर है कि ना जाने ये तारिक रहमान को भी ऐसे कत्ल ना करते, तो तारिक रहमान साहब की जान खतरे में है वाकई, क्योंकि जिहादी के लिए अभी बड़ी चैलेंज बन गई तारिक रहमान। लेकिन पाकिस्तान का अलग कल्चर है। पाकिस्तान में आर्मी के पास कंट्री है, बाकी कंट्री के पास आर्मी होती है। यहां वकारुज्जमान क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश में चुनाव की आहट ठीक सामने है। यानी एक चुनावी हिंसा है और वो किसको पोलराइज कर रही है, कहां ध्रुवीकरण कर रही है, इसके इशारे समझे जा सकते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सलाउद्दीन शोएब चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्लिट्ज के एडिटर, बांग्लादेश से पत्रकार जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ यूके देवनाथ सर इस वक्त जुड़े हुए हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। टीपी त्यागी सर, बांग्लादेश की आर्मी क्या कर रही है आजकल? लगातार एक के बाद एक हत्याएं होती चली जा रही हैं। यूएन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी अवामी लीग को बाहर रखने को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस, सो कॉल्ड नोबेल लॉरेट, जिन्होंने शांति का नोबेल जीता, उनके राज में ऐसे मर्डर हो रहे हैं और वो फिल्म्ड हो रहे हैं, मतलब फिल्माए जा रहे हैं। बांग्लादेश क्या जानबूझकर भारत को कुरेदने की कोशिश कर रहा है? और अगर कर रहा है तो जवाब कैसे देंगे? टीपी त्यागी सर। देखिए, मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि इस चुनाव में जमाते इस्लामी ही जीत कर आए और उसके बाद मुझे वहां का राष्ट्रपति बना दिया जाए। अब इसके लिए उन्होंने जो गोटियां फिट की हैं, मैं जल्दी से बताता हूं। पहले तो जो वो उस्मान हादी की हत्या हुई, वो हत्या खुद यूनुस के इशारे पर की गई। किस लिए की गई? दो कारण। पहला कारण तो ये कि वो एक इतना उभरता हुआ और इतना एक्सप्लोसिव बोलने वाला था जैसे हिटलर बोला करता था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और वो ढाका से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाला था। ये यूनुस को लगा कि ये कल को मेरा प्रतिद्वंदी हो सकता है। एक तो ये कारण, और फिर हत्या करवाने के बाद जानबूझ के जो उसका हत्यारा था मसूद, उस मसूद को ये कहलवाया गया कि वो मेघालय के रास्ते हिंदुस्तान चला गया ताकि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो वहां पहले से ही शेख हसीना को यहाँ शरण देने की वजह से पनप रहा था, उसको और ज्यादा तेज किया गया। और फिर ये जानबूझ के हिंदुओं के ऊपर अटैक करवाए गए। कहा तो ये गया कि ये आइसोलेटेड इवेंट है, ये कम्युनल इवेंट नहीं है, मगर वो टारगेटेड इवेंट थी। किस लिए? कि एक ऐसी बदमज़गी फैल जाए ताकि जो तारिक रहमान आया है बीएनपी का, उसको मौका ना मिले कि वो अपनी पार्टी का विस्तार कर सके, या अवामी लीग जो प्रतिबंधित है उनके लोगों से मिलके अपने बेस को बढ़ा सके, यानी जमाते इस्लामी को ही उसमें चुनाव के अंदर एक तरफा वोट मिले। तो जमाते इस्लामी को जिताने के लिए ये सारी जो गोटियां हैं वो सही चल रही हैं। शोएब साहब ने सही कहा, बहुत मुमकिन है कि तारिक की भी हत्या कर दी जाए। अब मैं बताना ये चाहता हूं, आपने जो पहला इससे प्रश्न किया था कि क्या किया जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस
अमेरिका, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये तो सब रोने के लिए है कि साहब ये नहीं होना चाहिए। इनके कहने से अगर रुकना होता तो रुक गया होता अब तक। किसी देश में इनके कहने से रुका है क्या? वो सब देखिए, उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती, खुद एक्शन लेना पड़ता है। इनके इन एक्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? सबसे ज्यादा प्रभावित है हिंदुस्तान। और इसलिए हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है, जिस जो इनके यहाँ जमात इस्लामी और अंसार उल बंगला और जमातुल मुजाहिदीन के कट्टरपंथी के 15 आदमी इनके कैबिनेट में हैं, और जिस लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को इन्होंने पाकिस्तान में भेजा था, वहां की आईएसआई को बुला के सिलीगुड़ी के कॉरिडोर तक ले गए थे, इनकी आप जो आकांक्षाएं हैं वो नजर आती हैं। वो तीस्ता का प्रोजेक्ट जो शेख हसीना हिंदुस्तान को देना चाहती थी, मगर इन्होंने चीन को दे दिया, इसलिए कि तीस्ता रिवर भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तक जाती है। वहां के एयरपोर्ट को भी इन्होंने उसके लिए चीनी इसको तैयार करेगा। इन सब चीजों से ये जाहिर हो गया। तो वी हैव टू टेक सम प्रोएक्टिव एक्शन। कुछ प्रोएक्टिव एक्शन तो हमें शब्दों से लेने चाहिए, हम खाली मजम्मत करके रह जाएं ऐसा नहीं, कड़े शब्द होने चाहिए। और दूसरी बात, हमें उन्हें आभास दिला देना चाहिए कि अगर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है तो बांग्लादेश में 2 सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। एक तो रंगपुर कॉरिडोर है जिसे हम मेघालय से कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा चिटागोंग कॉरिडोर है जिसे हम त्रिपुरा से कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लस जो हमारी ताकत है, जो हम बिजली भेजते हैं हमारा, और अभी अगले अगले अभी बहुत जल्दी एक वो गंगा वाटर का उनके साथ में डिस्कशन होने वाला है, उसके शेयरिंग पर, उसमें हम अपना मुट्ठी मार के मेज के ऊपर उनको बता सकते हैं कि अगर ये तुरंत नहीं रुकी या एक्शन नहीं हुआ तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान को प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेना जरूरी होगा। वाकई प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कर्नल टीपी त्यागी, आप बात सही कह रहे हैं, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और शायद कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो फैसले मैसेज दे सके। नहीं तो इस तरीके के ग्रेटर बांग्लादेश के मैप आते रहेंगे जिसमें बिहार तक का एरिया या फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया अपने में दिखाने की बातें सामने आती रहेंगी और मोहम्मद यूनुस खामोशी से डेवलपमेंट को देखते रहेंगे। यूके देवनाथ सर, ग्रुप कैप्टन, बहुत स्वागत के साथ मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। अभी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर अटैक के आदेश दिए हैं। क्या ये जो स्थितियां पनप रही हैं, क्या भारत को इस फैसले की तरफ जाने की तरफ मजबूर करती हैं? और क्या भारत के पास फिर एक ये रीजन रहेगा कि अमेरिका अगर ऐसे कदम उठा सकता है तो भारत भी उठा सकता है? यूके देवनाथ सर। राजीव जी, क्या भारत कोई कड़े कदम उठा सकता है? देखिए, डिप्लोमेटिक तौर पर पहले बात करते हैं। डिप्लोमेटिक तौर पर हमारे पास क्या है कि हम उनके हाई कमिश्नर को बुला सकते हैं, डीमार्श इशू कर सकते हैं, जो कि एक तरह का शो कॉज नोटिस ही समझ लीजिए, जिसमें बांग्लादेश को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सरकारी तौर पर एक्सप्लेन करना होता है। एक है ये तरीका जो हम कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम बांग्लादेश के ऊपर अलग अलग तरह के फाइनेंशियल और ट्रेड सैंक्शन लगा सकते हैं। व्यापार नहीं करेंगे या व्यापार कम करेंगे, तो उसमें हमारे विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय को एक साथ बैठकर सोचना होगा कि बांग्लादेश के साथ कौन सा व्यापार हम कम करेंगे या एकदम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम बांग्लादेश के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो बांग्लादेश में बहुत दबाव आ जाएगा, कोई शक नहीं है। थोड़ा सा दबाव व्यापार ना करने पर इंडिया पर भी आएगा। तीसरी बात है, क्या हम कोई अंग्रेजी में शब्द है कोएर्सिव डिप्लोमेसी कर सकते हैं, यानी पर्दे के पीछे क्या हम उनका हाथ मरोड़ सकते हैं? जाहिर बात है हम कोई कोएर्सिव डिप्लोमेसी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो इलेक्शन होंगे 12 तारीख को, बीएनपी की सरकार बनने वाली है। देखना सिर्फ यह है कि बीएनपी की सरकार एनसीपी की मदद से और जमाते इस्लामी के मदद से बनती है, या बीएनपी की सरकार को मजबूरी में, यानी उनको 50% से कम सीटें मिलती हैं तो बीएनपी की सरकार को एनसीपी या जमाते इस्लामी से मदद लेनी पड़ेगी। देखिए, हम भूलना नहीं चाहिए कि जब शुरुआती दौर में 2001 से 2006 तक की अगर बात करें
तो तब जो सरकार बनी थी बीएनपी की, वो जमाते इस्लामी की मदद से बनी थी। तो अगर जमाते इस्लामी की मदद से बीएनपी सरकार बनाती है, तो जाहिर बात है कि बीएनपी की सरकार को भी थोड़ा थोड़ा जमाते इस्लामी के जो नखरे हैं, यानी एंटी इंडिया भावनाओं को वहन करना पड़ेगा। और जमाते इस्लामी जब जब कोई हिंदू विरोधी नारा देगी या कार्रवाई करेगी, तो बीएनपी की मेजोरिटी, बीएनपी की सरकार को थोड़ा उनको इग्नोर करना पड़ेगा। ये तब सिचुएशन बनती है जब आने वाले 12 तारीख के बाद बीएनपी मजबूर होती है, क्योंकि 50% से कम सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए वो जमात इस्लामी से मदद ले रही। अब क्या जो सारे टीवी चैनल्स में मैं डिस्कशन देख रहा हूं, क्या इंडिया कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए रखा सर, क्योंकि ऐसा ही कुछ अमेरिका ने भी यहां पर सिग्नल दिया है कि वो नाइजीरिया में ये काम कर सकता है। तो जब अमेरिका सही है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? यूके देवनाथ सर। देखिए, उसका कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकता। अमेरिका जब भी बॉम्बिंग करता है, चाहे वो अभी अफ्रीका में, नाइजीरिया में करे या सीरिया में करे, उनका एक तो मिलिट्री पावर का सवाल जो है कि अमेरिका को वापस कोई खतरा नहीं है। ना नाइजीरिया से, ना सीरिया से कोई जाके अमेरिका में एक बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। लेकिन भारत को, क्योंकि हमारे शेयर्ड बॉर्डर हैं, 4000 किलोमीटर बॉर्डर है, तो हमें अपने बॉर्डर का जो मैनेजमेंट है उसमें, मैं बता दूं, कोई शक नहीं है, कोई शर्म भी नहीं है ये कहने में कि बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए हम बांग्लादेश के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। हम हमारे बांग्लादेश को वहां पर प्योरली हथियार के बल पर, यानी बीएसएफ के बल पर कंट्रोल नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पॉसिबल है। अब मिलिट्री कार्रवाई क्या हम बांग्लादेश के, ये देखिए, ये बात मोरल की नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों करें वो सवाल है जी। अगर आज हम बांग्लादेश के ऊपर कोई मिलिट्री कार्रवाई करते हैं, तो जाहिर बात है कि आने वाले दशकों तक, आने वाले सदियों तक बांग्लादेश हमारा उतना ही विरोधी बन जाएगा, मानसिकता की बात कर रहा हूं, जितना कि पाकिस्तान या चीन के साथ हैं। जबकि अगर हम उन पे कोई हमला ना करें, हम उनको रंगपुर कॉरिडोर का डर ना दिखाएं, चट्टगांव कॉरिडोर का डर ना दिखाएं, तो फिर हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं उनके साथ। आप बात अभी सही 12 कह रहे तारीख हैं, के आप बाद बात आप सही देखेंगे कह रहे हैं दोनों यूके देशों में देवनाथ सर। रिश्ते आप बहुत near normal हो लॉजिकल जाएंगे। सर, आप बहुत लॉजिकल बात यहां पर कह रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों को देखते देखते ही तो भारत ने कई सारे मैप देख लिए, जिसमें भारत का बड़ा एरिया बांग्लादेश के ये पार्टीज और ये एडवाइजर ये दिखाने में लग गए हैं। चुनावी आग में बांग्लादेश क्यों झुलस रहा है? कौन है जो ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की इस राजनीति पर आगे बढ़ रहा है, ताकि चुनाव में एक तरफा वोट डलवाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके? मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सलाउद्दीन शोएब चौधरी, एडिटर ब्लिट्ज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट बांग्लादेश से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल टीपीएस त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलाउद्दीन भाई, शोएब भाई, ये वकारुज्जमा चुप क्यों है? बांग्लादेश में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट अगर किसी का है तो वहां की आर्मी का है, और आर्मी के हेड का है। क्या बांग्लादेश जनरल टिक्का खान, जनरल याह्या खान के उस कत्लेआम को भूल गया है जो 1971 में हुआ था? राजीव भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पाकिस्तान कौन चलाता है? पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई। और बांग्लादेश में पिछले 2024 की जो जिहादी तख्तापलट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश चले गई पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के कब्जे में। और वो आर्मी के नजर में हम बंगाली 18 करोड़ सब काफिर हैं और हिंदू है। इसके वजह से हमारा आर्मी भी काफिर है और हिंदू है। अभी वकारुज्जमान साहब को भी ये लोग ब्लैकमेल कर रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो कट्टरपंथी है, इन लोगों को देख के आर्मी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आप जानते हैं कि पिछले साल बांग्लादेश आर्मी की 35 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जनरल्स को आईसीटी में उनके खिलाफ मामला की कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी एक चीज मैं आपके अटेंशन में लाना चाहता हूँ कि हमारे जो
सम्मानित कर्नल त्यागी साहब ने कहा, बहुत सही कहा कि अगर चुनाव होता है क्या नतीजा होने वाला है। बांग्लादेश की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन, जुडिशियरी, हर जगह पे जमात के लोग सेट कर रखा। तो जो चुनाव होगा, हमारे सम्मानित कर्नल त्यागी साहब ने कहा कि अगर बीएनपी को कम आसन मिलेगा, मैं कहता हूँ इस हालत में अगर चुनाव होगा 300 आसन में जमात को 200 आसन, ये जबरदस्ती पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी दिलवा देगा। और बीएनपी जो समझ रहे हैं कि अवामी लीग के बिना ये चुनाव करना इनके लिए एक मौका है तख्ते पे जाने की, बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि बीएनपी अकेला, बीएनपी डेमोक्रेटिक, प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिहादी नहीं। अभी प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी बांग्लादेश में 2 है, अवामी लीग, बीएनपी। एक को अलग कर दिया, बीएनपी को क्या कर दिया, उसको अकेले कर दिया। एक समय आ जाएगा बहुत ही जल्द, आप देखेंगे कि बीएनपी को भी महसूस हो जाएगा कि चुनाव जुनूस उनसे छीन रहा है जमात के लिए, और उस वक्त बीएनपी ही अवामी लीग के साथ हाथ मिलाएगा। 1990 में जब एंटी डिक्टेटरशिप मूवमेंट बांग्लादेश में हुआ था, जब बीएनपी और अवामी लीग एक साथ थे, बीएनपी और अवामी लीग एक साथ नहीं होते तो बांग्लादेश को इस दानव से, इस शैतानों से, यूनुस और ये आतंकवादी और कट्टरपंथी, इससे हमें रुखसत नहीं मिलेगा। मोहम्मद यूनुस किसके इशारे पर ये काम कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा कई एक ऑर्गेनाइजेशंस ने उनसे मुलाकात किया है, वहां पर जाकर जो डेमोक्रेसी के नाम पर फंडिंग करते हैं, यूएस बेस्ड हैं, डीप स्टेट का उनके ऊपर इशारा है। मोहम्मद यूनुस इतना आराम से क्यों बैठा हुआ है? क्या मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन को रिग करने की पूरी तैयारी कर ली है? शोएब भाई, देखिए मोहम्मद यूनुस किसके इशारे पे काम कर रहा है, मैं आपको कहता हूँ। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी आईएसआई और अमेरिकी डीप स्टेट की इशारे पे काम कर रहा है। और मोहम्मद यूनुस को एक ही टारगेट है कि जितने दिन ज्यादा से ज्यादा दिन हो सके तख्ते पे रहे यूनुस की। और ये अमेरिकी डीप स्टेट का भी मानता है, पाकिस्तानी आईएसआई के भी मानता है। क्यों? कि ये सब मिलजुल के बांग्लादेश को लूटना चाहते हैं और लूट भी रहा है। एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ राजीव भाई की, यूनुस अभी तकरीबन 18 महीने अभी होगी तख्ते पे है। 18 महीने में बांग्लादेश से 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ जो टका है वो स्मगल्ड आउट हो गई। शेयर मार्केट एकदम बर्बाद कर दी। और बांग्लादेश की जो नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज है, सब के सब यूनुस विदेशियों के, इवन हमारे जो पोर्ट है सब बेच रहा है विदेशी का। यूनुस तैयारी में सब बेच के पैसे विदेश में भेज के यूनुस चला जाएगा। यूनुस तो बांग्लादेशी सिटीजन है, ही इज अ फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। तो हम गिर गए एक अली बाबा और 40 चोर की ये ऊपर, ये सब मिलके हमें लूट रहा है, सब मिलके लूट रहे हैं। यूके देवनाथ सर, क्या हमें उम्मीद लगानी? मैं समझ रहा हूं आप डिप्लोमेटिकली चीजों को रख रहे हैं और शायद वही सही तरीका है, लेकिन बांग्लादेश कमजोर होता बांग्लादेश या ताकतवर होता बांग्लादेश जिसके पीछे चीन और पाकिस्तान की बैकिंग है, वो ताकतवर होता बांग्लादेश क्या भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट को आसान रहने देगा? और क्या भारत को प्रोएक्टिव होकर फॉरवर्ड प्लानिंग करके इन कंडीशंस को पहले से एड्रेस करना ठीक नहीं रहेगा, या हमें इंतजार करना होगा डिप्लोमेटिकली? इसमें कोई शक नहीं है कि एक मजबूत बांग्लादेश भारत के लिए एडवांटेजेस है। ये सोचना कि किसी भी तरीके से भारत बांग्लादेश से किसी भी दूसरे देश को बाहर रख सकता है, ये शायद डिप्लोमेटिक चैनल्स पे पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमेशा से ही चाइनीज़ इक्विपमेंट पर निर्भर रही है। चाइनीज़ फाइटर विमान, चाइनीज़ हेलीकॉप्टर, चाइनीज़ शिप्स, चाइनीज़ सबमरीन, चाइनीज़ टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियाँ। बांग्लादेश की आर्मी में जितने हथियार हैं, मैं बड़े बड़े हथियारों की बात कर रहा हूँ, वो भारत ने नहीं दिए हैं।
और इसी तरह से 1971 के बाद बांग्लादेश की आर्मी में जितने बड़े बड़े हथियार हैं वो पाकिस्तान ने भी नहीं दिए हैं, सब चीन ने दिए हैं। इसी तरह से क्रमशः इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें पिछले 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल में, शेख हसीना के टाइम में भी, तो चीन का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रहा है बांग्लादेश में। भारत ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अब शेख हसीना के टाइम में पिछले 15 साल से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों के लिए बंद था, लेकिन वह रास्ता अगर बीएनपी आती है पावर में, तो अभी भी मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, इकोनॉमी सब सारे रिश्ते खोल दिए हैं। अगर बीएनपी पावर में आती है तब भी वह पाकिस्तान के साथ व्यापार करेंगे। भारत के लिए एक ही रास्ता है कि हम भी बांग्लादेश के साथ और ज्यादा व्यापार करें और ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में करें। हम किसी भी मंत्र के द्वारा चाइनीज इन्वेस्टमेंट को या पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट को बांग्लादेश से बाहर नहीं रख सकते। जो दुनिया में जो प्रायोजित नियम है, दुनिया तो नियम पर चलती है ना। हम बांग्लादेश की सरकार को हाथ मरोड़ के कभी नहीं विवश कर सकते कि कोई भी सरकार हो, चाहे वहां अवामी लीग की सरकार भी हो। देखिए, अवामी लीग के टाइम पे भी बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया है। तो दुनिया में अगर कोई भी देश, चीन, पाकिस्तान, भारत या कोई दूसरा देश बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये बांग्लादेश की अपनी इच्छा है। वो एक सार्वभौम देश है, वह अपने यहाँ पर किसी को भी बुला सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। भारत दखलंदाजी नहीं कर सकता। भारत सिर्फ एक ही चीज कर सकता है कि हम भी और ज्यादा और बढ़िया इन्वेस्टमेंट सस्ते दर पर बांग्लादेश को एडवांटेजियस सिचुएशन में देकर उनके साथ करें। जी, बांग्लादेश को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा यूके देवनाथ सर कह रहे हैं। लेकिन कर्नल टीपीएस त्यागी, हम कब तक बांग्लादेश को परखते रहेंगे? इसकी लिमिट क्या कोई हो सकती है या होनी चाहिए? और साथ में क्या ये जो इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में, अवामी लीग जैसी पार्टी को जो इतने लंबे समय तक बांग्लादेश में पावर में रही है, उसे बाहर रखकर इलेक्शन कहे जा सकेंगे? या फिर इसी उम्मीद में कि ये ठीक होगा, हम रोजाना कोई ना कोई किलिंग रिपोर्ट करते रहेंगे इसलिए कि जमात खुश होती रहे वहां पर? कर्नल टीपीएस त्यागी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अवामी लीग को बाहर रखकर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन्हें इलेक्शंस नहीं कहा जा सकता। इलेक्शंस होने के बाद में भी आप देखना कि कुछ ना कुछ होगा। दूसरी बात, हमारे लोग वहां पर मरते रहे और हम डिप्लोमेसी की बात करते रहे, सर मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इतना बड़ा देश, 144 करोड़ का देश, और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश इज इंडिया लॉन्ग, यानी कि 3 तरफ से हमारे अंदर आता है वो। हम कभी भी कुछ भी हाथ मरोड़ सकते हैं, हम किसी का हाथ नहीं मरोड़ सकते। क्यों भाई? क्या अमेरिका को परमिशन थी कि वो सीरिया में उसके 2 ट्रूप को मार दिया तो वहां वो 70 ठिकानों के ऊपर जाके हमला कर दे? Exactly. नाइजीरिया में कुछ को मार दिया तो वो नाइजीरिया में हमला कर दे? या इजराइल के पास यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया के नियम कायदे चलते हैं जी, लिहाजा इजराइल को नियम कायदे हैं कि वो जाके ईरान में हमला करे, यमन में करे, लेबनान में करे, गाजा में करे। अरे अपनी सुरक्षा के लिए हम ये नहीं कहते कि हमको बांग्लादेश से कुछ चाहिए, लेकिन अगर बांग्लादेश हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। और मैं सर इस बात में भी यकीन नहीं करता कि आने वाले समय में पहले डिप्लोमेटिकली करेंगे, फिर पॉलिटिकली करेंगे, बाद में देखेंगे कि अगर कोई मिलिट्री एक्शन लेना है। रबिश! हम सर्जिकल स्ट्राइक में नहीं, हम क्विक स्ट्राइक में बिलीव करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में अगर आग लग जाए तो क्या करेंगे आप? क्या रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे या तुरंत एक्शन लेंगे? Exactly. मैं हमारे 23% से हिंदू घट के रह गए सिर्फ यही अपने आप को सॉफ्ट दिखाने में। हमारी टॉलरेंस जो है, ये टॉलरेंस जो है ये 0 होनी चाहिए। जब देश के लोगों की सुरक्षा का सवाल हो तो टॉलरेंस, सहनशीलता 0 होनी चाहिए। व्यक्तिगत चरित्र में मान लिया कि 100% है, घर में होनी चाहिए, तो ये हमें पहले से करना चाहिए था। लेकिन आज की सरकार ने दिखा दिया है कि नया भारत है, हम एक्शन लेते हैं, हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। आप लीजिए तो सही एक एक्शन
कि साहब केवल अमेरिका इजराइल कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, इससे बहुत दुनिया नाराज हो जाएगी। होने दे दुनिया को नाराज, हाउ डज इट मैटर? बहरहाल ताकत दिखानी पड़ती है ना, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो। जैसे हमने दिखाई ऑपरेशन सिंदूर में, आगे भी दिखाए, तुरंत एक्शन ले। जब पहले हिंदू का कत्ल हुआ था उस टाइम एक्शन लिया जाना चाहिए था, अब लिया जाए, बिल्कुल देर ना की जाए। देखिए सर, ताकत जो आती है, ताकत दिखानी पड़ती है, और फिर ऐसे हाथ जोड़ के अगर आप करते रहेंगे, दैट इज नॉट करेक्ट। एग्जैक्टली मैं आपकी बात को भी बाय करता हूं यहां पर। लेकिन शोएब भाई, बांग्लादेश से आप जुड़े हुए हैं, मुझसे कहीं ज्यादा नजदीकी से आप बांग्लादेश को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। शोएब भाई एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। शोएब भाई, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या बांग्लादेश में अवामी लीग का कोई सपोर्टर है ही नहीं? अगर इलेक्शन होगा तो क्या उसके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा? नजीब भाई, बांग्लादेश में अवामी लीग की हालत अभी ऐसी है जैसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने पे यहूदियों का हालत थी जर्मनी में, कि हिटलर और उसके नाजी फोर्सेस यहूदियों को घर घर जाके तलाश कर रहे थे। बिल्कुल ही वैसी हालत है अवामी लीग की बांग्लादेश में, कि आप अवामी लीग की नेता की बात छोड़िए, जो एक सिर्फ जय बांग्ला स्लोगन देता है, जो हमारे मुक्ति युद्ध की स्लोगन है, या तो बंगबंधु की तस्वीर को दिखाता है या कुछ भी करता है, उसको इमीडिएटली तुरंत उसको गिरफ्तार कर ये छात्र लोग या जिहादियों इसको ले जाके पहले पिटाई करते हैं, बाद में पुलिस के हवाले कर देते हैं। आप देखिए, खालिदा जिया के जनाजे पे अवामी लीग की कोई लोग भी शामिल हुए थे, और वहाँ एक बुजुर्ग आदमी थे अवामी लीग की। सो इनको कोई पहचान दिया बीएनपी वालों ने और कहा कि तुम कौन सी पार्टी के हो? उन्होंने कहा अवामी लीग के। यहाँ क्यों आए? जनाजा में शामिल होने के। उनको उसी जमाने की जनाजे की जगह पे ही लोगों ने पिटाई करके मार दिया। आप समझ रहे अवामी लीग की हालत क्या है? अवामी लीग, जैसे मैंने कह दी, कर्नल त्यागी सर की भी अटेंशन ड्रॉ करता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर जैसे आचरण करते थे यहूदियों के साथ, वैसे ही अभी आज यूनुस इसकी तानाशाही और इसकी जिहादी कट्टरपंथी सब अवामी लीग के साथ वैसे ही बिहेव कर रहा है। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं। शोएब भाई, कर्नल टीपीएस त्यागी, यूके देवनाथ सर, आपने वक्त निकाला। मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आप लोग समय निकालकर हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे दर्शक समझ पाए होंगे कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है और कौन उसके पीछे। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का ही।